In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत रंजन है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 48 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और मैं बांका बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी बेसिक पढ़ाई जो है वो सेंट जोसेफ स्कूल बांका से हुई है। देन आई मूव टू रांची झारखंड फॉर माय इंटरमीडिएट एंड मैंने ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2021 में पास आउट किया है। 2021 से I started preparing for the civil services examination and I gave attempts of 2022 and 23 where I was not able to clear my prelims. I scored 45 and 42 marks respectively, but thereafter in 2024 I cleared the prelims and I was fortunate that I got into Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes, and in 2025 I cleared the prelims with a great margin and I cleared the forest examination also. So मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मिस्टेक्स मेरे prelims में हुए थे जिसमें मैं 42-45 मार्क्स जो है स्कोर कर रहा था। पहली मिस्टेक ये थी कि देयर वाज नो इफेक्टिव रिवीजन नहीं था मेरा बेसिक बुक्स का, कंटेंट का, और मल्टीपल रिसोर्सेज मैंने काफ़ी रेफ़र किए थे, तो वो मेरे लिए एक बर्डन हो गया था जो मैं नहीं उसको एकोमोडेट कर पा रहा था। दूसरी चीज़ क्या कि मेरे पास इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं थी, टाइमलाइन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी कि कब कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। थर्ड मैं प्रॉब्लम ये बताऊंगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालाइज़ नहीं किया था और जो मॉक टेस्ट लगाता था उस मॉक टेस्ट को मैंने अच्छे तरीके से अपने एनालाइज़ नहीं किए थे। अपने वीक एरियाज़ को मैंने जो है ध्यान से देखा नहीं था कि कहाँ पर मेरी एप्टीट्यूड डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है। तो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम्स जो कि मैंने अपने सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट 2023 में बहुत अच्छे तरीके से किया। पहली चीज़ तो जो बेसिक बुक्स होती हैं हमारी पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, सारी मैंने बुक्स को जो है अच्छे से 4 से 5 बार बिफोर माई प्रीलिम्स आई रेड इट थॉरली, आई रेड इट एंड एट द सेम टाइम आई मेड देयर शॉर्ट नोट्स भी मेरे 60, 70, 80 पेजेस के हुए थे, सो दैट आई एम इन अ पोजिशन टू रिवाइज इट बिफोर माई एग्जामिनेशन। सेकेंडली आई फोकस्ड मोर ऑन द PYQs मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के राइट फ्रॉम 2024-23 से लेकर 2009 तक के मैंने उसको हर एक ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज़ किया, उस पर मैंने टाइम लगाया, एफर्ट लगाया और फिर मैंने समझा कि कौन से ऑप्शन जो है क्यों आ रहे हैं, उसकी क्या एप्टीट्यूड है, एग्जामिनर को उसको देने का क्या पीछे का माइंडसेट है, ताकि मेरी जो एप्टीट्यूड स्किल है, एक स्किल होती है आपको पेपर सॉल्व करने की, वो आपको डेवलप हो सके। तो आपको इंट्यूशन भी धीरे धीरे आता है, सो दैट आई डेवलप्ड। तो इस पर मैंने काफ़ी एफर्ट लगाया। फिर जब मैंने ये सारा चीज़ कर लिया, देन आई ऑल्सो मूव टू द अदर पेपर्स विच यूपीएससी कंडक्ट्स लाइक CDS, CAPF, जियो साइंटिस्ट। तो ये सारे पेपर्स भी मैंने हाल फिलहाल के 2-3 साल के किए थे, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलते हैं। सो दिस वाज द एक्सटेंसिव एंड थोरो प्रिपरेशन विच आई डिड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2021 से मैंने विजन का जो है GS फाउंडेशन कोर्स मैंने उसमें इनरोल किया था, वो मैंने किया वहाँ से। बट सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स में मुझे कुछ अपनी वीकनेस नज़र आती रही, तो मैंने कुछ अपने बेस्ट जो है रिसोर्सेज जो अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में, मैंने वो लिए। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद मैंने जो है इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली विवेक सिंह सर की जो बुक आती है, उनकी जो टेक्स्ट बुक है एज़ वेल एज़ 450 MCQs वाली बुक है, उसको मैंने यूज़ किया। फिर मैं ज्योग्राफ़ी के बात करूँ तो ज्योग्राफ़ी में PMFIS की इंडियन ज्योग्राफ़ी और फिज़िकल ज्योग्राफ़ी दोनों बुक आती है, उसको आप कर सकते हैं। ये प्री मेंस दोनों के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। फिर मैं हिस्ट्री के लिए अगर बात करूँ तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम तो पढ़ी ही थी, बट एट द सेम टाइम मैंने जो है हिमांशु खत्री सर विजन में पहले पढ़ाते थे, अभी नाउ ही इज़ इन सारथी, तो उनके नोट्स अवेलेबल थे और उनके कुछ क्लासेस अवेलेबल थे, तो मैंने उससे पढ़ाई की थी। उनके नोट्स वर्ल्ड हिस्ट्री में किए थे और जो है मॉडर्न हिस्ट्री में किए थे। फिर अगर मैं बात करूँ एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें जो है मैंने पहले जो RS शर्मा बुक होती है, जो अपनी ओल्ड NCERT होती है, वो तो मैंने पढ़ा ही था, बट एट द सेम टाइम अगर आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो राहुल सेंगर सर करके हैं,
उनकी टेलीग्राम चैनल है, उनके PDF अवेलेबल वहाँ पे हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो वो भी मैंने वैल्यू एडिशन किए थे, अपने मेंस के भी नोट्स मेरे वहाँ से लगभग हो चुके थे। जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो सब मैं बेसिकली न्यूज़पेपर से पढ़ता था और मेंस 365 या करंट अफेयर्स जो मिल जाते थे वहाँ से कर लेता था, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग होती ही होती है। फिर उसके बाद फिर पॉलिटी के रिसोर्सेज में मैंने जो है विजन का जैसे फाउंडेशन था, तो मैंने उसको लक्ष्मीकांत से उससे वैल्यू एडिशन किया। प्लस मैंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर एक्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि उसमें कीवर्ड्स बहुत आ जाते हैं प्रीलिम्स में कि ये मेंशन है या नहीं है, तो वो एक आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देती है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मिस्टेक्स मैंने जो किया उसको कैसे रेक्टिफाई किया। मैंने 2024 अटैम्प्ट को मैंने टारगेट किया और नवंबर-दिसंबर 2023 से मैंने इफेक्टिवली पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैंने जैसे मेजर पेपर्स होते हैं, लक्ष्मीकांत लिया, लक्ष्मीकांत को 2 से 3 हफ्ते में पढ़ाई की। उसके फिर 70 to 80 पेजेस में शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो मैं PYQs को पढ़ते रहता था साथ साथ में, तो मुझे ये आइडिया होता रहता था कि UPSC के एग्जामिनर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो उसी के बेसिस पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। मैंने पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को कॉपी नहीं किया था, उससे सिर्फ जो मेजर पॉइंट्स होते थे वही मैं उससे कवर करता था। सेम मैंने फिर इकोनॉमी में भी किया विवेक सिंह सर की बुक के साथ। फिर उसके बाद मैंने ज्योग्राफी में भी किया एंड सब्सिक्वेंटली सारे पेपर्स में मैंने पहले तो ये किया। एंड पैरेलली जो है मुझे टाइम मिलता था तो मैं PYQs को एनालाइज करता था। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ कॉशन दैट कि व्हेन यू डू द PYQ एनालिसिस इट विल टेक लॉट ऑफ योर एफर्ट्स एंड द टाइम। एक पर्टिकुलर ईयर का आप PYQs एनालाइज करोगे सो इट विल टेक टाइम ऑफ कम से कम 5 to 6 आवर्स तो लेगा ही लेगा। एंड फिर उसको आपको अच्छे से इम्बाइब करना है, अच्छे से उसको रिवाइज़ करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है जो आप उससे टेक्निक सीखते हो। आई वुड से एलिमिनेशन टेक्निक आमतौर पे काफ़ी लोग कहते हैं इट्स अ पार्ट। आई वुड से एलिमिनेशन टेक्निक इज़ अ सबसेट और अ सब पार्ट ऑफ अ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट स्किल। जब आप एप्टीट्यूड डेवलप करते हो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जामिनर जनरली राइट करता है या रॉन्ग करता है, या इस टाइप के स्टेटमेंट्स में जो है मैं आमतौर पे गलत हो जाता हूँ या सही हो जाता हूँ, तो वो आपको अपने से देखना पड़ेगा, उसी से आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी। तो आप 80 सवाल में 80 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, तो दिस इज़ हाउ आप अपनी एक्यूरेसी भी डेवलप करते हो। तो ये एक होल पैकेज है आपको प्रीलिम्स में, जिसका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है या फेल हो रहा है, तो ये होल पैकेज आपको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा एंड उससे आप प्रीलिम्स को इस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो मैं फियर था मुझे प्रीलिम्स का, तो मैं नवंबर-दिसंबर से ही प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो उसके हिसाब से ये तो प्रीलिम्स के PYQs मैं कर ही रहा था, बेसिक नोट्स जो थे वो कर ही रहा था। मैंने ये मेक श्योर किया था एक पूरा प्रॉपर रिवर्स ऑर्डर में, अगर मई में या जून में आपका पेपर है तो आप रिवर्स ऑर्डर में आप एक जो है वो फिक्स कर लें कि मुझे कैसे कैसे हफ्ते में कब क्या पढ़ना है। एक रिवर्स ऑर्डर में आप अभी तक के प्लानिंग कर लें, एक शेड्यूल बना लें। वो मैं शेड्यूल बना लिया था। दूसरी चीज़ मैंने क्या की थी कि मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाता था। कभी कभी जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ी, पार्लियामेंट पढ़ लिया, जुडिशरी पढ़ ली, तो उसके सेक्शनल टेस्ट तो लगा सकते हैं आप सेम इकोनॉमी में भी कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी कर रहे हैं, या जहाँ की आपको लगती है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सेक्शनल तो किया ही किया। सेक्शनल मैंने वही 2-4 सब सारे पेपर्स के लगा ही लिए एज़ पर योर पोजीशन, कि आप अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पे हो, आपकी एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है। फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट मैंने लगाए। फुल लेंथ टेस्ट मैंने जैसे कि नेक्स्ट IAS का अनुभव आता है वो मैंने सारे लगाए थे। फोरम IAS के सिमुलेटर्स होते हैं वो मैंने लगाए थे। फोरम IAS के SFG भी होती है तो वो भी मैंने लगाए थे। तो वो आप देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। और मैं ऑफलाइन सेंटर्स पे जब भी मौका मिलता था मैं जा करके टेस्ट लगा लेता था। आमतौर पे ये सारे टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी मैं प्रॉपर जो है मार्केट से जाता था, मैं परचेज़ कर लेता था और मैं उसको अटैम्प्ट करता था। आई डिड नॉट टेक एनी टेस्ट सीरीज़ फॉर द प्रीलिम्स। तो ये मैं करता था और फिर जो भी क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व किए उसमें मैं पहले 80 क्वेश्चंस करता था। 80 क्वेश्चंस में देखता था कि मेरे 50 सही हो रहे हैं, 45 सही हो रहे हैं, तो फिर मैं मिस्टेक्स एनालाइज करता था, उसके सॉल्यूशंस पढ़ता था और अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करता था। फिर इसी तरीके से एक्यूरेसी मेरी बढ़ती गई। फिर मैं 90 क्वेश्चंस करने लग गया। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते चला गया और अपने वीक एरियाज़ को, आपके जो इश्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स के लूप में आप फंसते रह जाएंगे। तो आप अपने मेंटोर से आप हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से। मेरे पास अच्छे पीयर ग्रुप थे, फ्रेंड्स थे जिनका प्रीलिम्स हो रहा था। सो आई वॉज एबल टू फिगर आउट कि क्या और मैं बेहतर कर सकता हूँ अपने पेपर में। एंड दिस टाइम जैसे 2025 में आई क्लियर्ड द फॉरेस्ट कट ऑफ ऑल्सो।
तो आई एम एक्सपेक्टिंग 100 प्लस 105 प्लस मार्क्स आने चाहिए मेरे। तो उसमें मैंने क्या किया था कि 95 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मैं वेरियस कोचिंग, क्योंकि अभी तक उसका मार्कशीट नहीं आया है, मेरे 62 से 64 क्वेश्चंस ऐसे सही हो रहे थे। तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेरा एक्यूरेसी इतना है कि 64-65 मैं आउट ऑफ 95 सही कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, किसी के 80 क्वेश्चंस में 60 सही हो जाते हैं, किसी के 90 में नहीं होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो दिस वॉज एंड फॉर द CSET ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि मैं इवन दो आई हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड, आई डिड नॉट लीव CSET ऐसे ही। मैंने CSET पे भी प्रॉपर फोकस किया था, क्योंकि 2023 में CSET बहुत टफ आया था, बट आई क्लियर द CSET। 72 मार्क्स आए थे CSET में, बट CSET को भी मैंने फोकस किया। उसमें 3 पार्ट होते हैं, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग और आपके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। तो मैं रोज़ पेपर जब पढ़ाई करता था तो रोज़ रात में क्या करता था, 35 to 40 मिनट्स में मैं कोशिश करता था हर PYQs में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, सॉरी कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं 35 to 40 मिनट्स में सॉल्व करूं। वहीं पे क्योंकि टाइम लिमिट आपके पास रहता है, तो 35 to 40 मिनट्स में हर ईयर के लगभग मैंने सॉल्व किए थे, ताकि वो स्पीड भी मेरी बढ़े और कंप्रीहेंशन की एबिलिटी भी बढ़ जाए। एंड एट द सेम टाइम मैंने मैथमेटिक्स, इवन दो इट वाज माय बैकग्राउंड, मैंने PYQs अच्छे से लगाए। जो टेस्ट पेपर्स होते हैं अनुभव के, आप IS सेतु का देख सकते हो, आप फॉरम के टेस्ट लगा सकते हो, तो उसमें बहुत सारे CSET के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने उसको थॉरली लगाया था। नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ा था, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को भी अच्छे से पढ़ा था। आई गेस मैंने थोड़ा सा MBA लेवल का भी परमुटेशन कम्बिनेशन किया था। आप अरुण शर्मा की बुक आती है, क्योंकि आई वॉज हैविंग अ इंटरेस्ट इन परमुटेशन कम्बिनेशन नंबर सिस्टम, तो वो थोड़ी बल्कि बुक है, अपने कॉशन पे आप उसको यूज़ करें। मैंने इसलिए याद किया कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए, तो उनके लेवल 1 के क्वेश्चंस, उनके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो मैंने किए थे। CSET का अगर आपको फेयर है तो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड रीजनिंग इज़ प्रिटी सिंपल, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग कर लोगे। एंड मैं 2 आवर में वहाँ एक्चुअल एग्जामिनेशन में 55 प्लस क्वेश्चंस मैं CSET के सॉल्व करता ही था। लास्ट टाइम भी मुझे 90 मार्क्स के आसपास आए थे, एंड दिस टाइम ऑल्सो मेरा 100 प्लस मार्क्स आ सकता है CSET में। सो ये मेरा CSET का रहा था। तो मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि सिंस आई हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड, मैंने IIT की भी प्रिपरेशन की थी, तो मुझे परमुटेशन, कम्बिनेशन, नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ी फेमिलियरिटी थी ही। तो मैं बिगनर को बताना चाहता हूँ, जिनको भी मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत जो है फियर रहता है, आप कैट लेवल का बुक जो है आप ऐसे ही जा कर के प्रिपेयर ना करें। आप किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप जो है PYQs को सॉल्व कर सकते हैं, उसी पे मास्टरी कर सकते हैं। ये आप कॉशन के थ्रू करें, क्योंकि वो बहुत मोटी बुक है, उसको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा, आपको हो सकता है समझ में भी ना आए। इससे बेटर है कि आप और जो सेक्शंस है उसके कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, उस पे फोकस करें, और मैथ्स के जो सिंपलर क्वेश्चंस आते हैं उस पे फोकस करें, ना कि ये करें। एंड बाद बाकी आप जो है अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो IS PCS पाठशाला करके एक चैनल आता था, जिसमें आई थिंक राहुल सर हैं, तो ही यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ वीडियोज़, उनके बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं। ही इज़ ऑल्सो ए सिविल सर्वेंट इन UP, तो आप जो है उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं। तो मैं देखता था, उन्होंने प्रीलिम्स के टाइम पे काफ़ी पॉलिटी के रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, मिनरल्स रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड काफ़ी सारे उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर स्टिल रिलेवेंट। CSET में भी कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी उन्होंने अच्छे से डाला था, तो मैं उसको भी देखता था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज्योग्राफी का भी एक चैनल बताना चाहता हूँ, ज़ीटा एक्सिस, ZETA एक्सिस, ये बहुत अच्छा चैनल है। अगर आपको PMF को और ज़ीटा एक्सिस कंबाइन करोगे तो बहुत कंटेंट आपके पास तो होगा, लेकिन आप ज्योग्राफी अच्छे से समझ जाओगे। तो आप अपने कॉशन पे देखना, क्योंकि बहुत डेंस होगा, बहुत कंटेंट हैवी होगा PMF और प्लस ज़ीटा एक्सिस, बट आपकी ज्योग्राफी की बहुत होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप नोट्स बना लेंगे, लेकिन आपको फ़िल्टर आउट कैसे करना है, आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं PYQs को देख करके। बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स में क्या आ रहा है आप उतना ही पढ़ें, ज़्यादा मत पढ़ें, क्योंकि हो सकता है आप ऑप्शनल लेवल का पढ़ने लग जाएंगे या खुद एक्स्ट्रा ही आप पढ़ने लग जाएंगे, तो ये आप थोड़ा कॉशन रखें। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो है क्या किया था, एक तो न्यूज़पेपर में पढ़ता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होते रहेगी कि न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ मैं क्या करता था कि जो PT 365 आती है विजन IAS की, उसको मैं ग्लैंस कर लेता था, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स का अंडरस्टैंडिंग था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी चीज़ मैं क्या करता था, जो टेस्ट पेपर्स लगाता था, आप फुल लेंथ लगाओगे उसमें भी बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे,
तो आप वहाँ से भी सॉल्यूशंस ले लें, वहाँ से भी करंट अफेयर्स कर लें। मैं थर्ड चीज़ ये भी बोलूँगा कि बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको नहीं पता होंगे, आप सब चीज़ नहीं जान पाओगे, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि अगर आप PYQs एनालिसिस करते हो, एप्टीट्यूड डेवलप करते हो, तो आप करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन सही कर जाओगे, क्योंकि आपने एप्टीट्यूड डेवलपमेंट किया है। तो मेरे भी काफ़ी करंट अफेयर्स के सवाल जो है वो सही हो जाते हैं। जैसे कि कई बार UPSC डेटा जो होता है, आमतौर पे उसने एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हो, एक 0 कम कर दिया हो, तो ये कहीं ना कहीं जो है आप डेटा में, अमाउंट में आप ये देख सकते हैं कि ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एग्जैक्ट फिगर की ज़रूरत नहीं होगी, बट एप्टीट्यूड की डेवलप होगी की ज़रूरत होगी, तो आप वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो मैं रिवीजन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जो अभी आपके पास 2-2.5 महीने जो बचे हुए हैं, आप इसमें पहले जो बेसिक बुक्स हैं, पॉलिटी के लिए 2 हफ्ते ले सकते हैं, इकोनॉमी के लिए 2 हफ्ते ले सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए 2 हफ्ते ले सकते हैं, और जो एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर आता है जो वी टेंड टू फॉरगेट, आप इसको लास्ट के डेज़ में रख सकते हैं, ताकि आप ये बार बार रिवाइज़ करते जाएं। और प्रीलिम्स जब आपका 24 मई को है, आप उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले जो है एक हफ्ते में या एक दिन में भी पेपर्स को आप रिवाइज़ करें, और एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर लें। उससे पहले फिर आप जो है IR का रिवीजन कर सकते हैं, मैपिंग का रिवीजन कर सकते हैं, उससे पहले आप ज्योग्राफी का जा सकते हैं, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी। जो कंसेप्चुअली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो जल्दी आप नहीं भूलेंगे, उसको आप पहले पढ़ सकते हैं। जो आप भूल सकते हैं, जो आप टेंड टू फॉरगेट कर सकते हैं, वो आप बाद में एट द मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ें। जैसे एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हो गया, मैपिंग की चीज़ें हो गई, या जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हो बार बार, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, आप ये कर सकते हो। आई गेस मैंने साइंस एंड टेक का मैं छोड़ दिया। साइंस एंड टेक मैं बता देता हूँ, डॉक्टर शिविन ने पढ़ाया था 2023 में, सारथी IAS में पहले वो थे, तो अभी भी हैं वो। डॉक्टर शिविन का जो साइंस एंड टेक का मॉड्यूल था वो मैंने थॉरली किया था। साइंस एंड टेक के लिए मैंने और कहीं से पढ़ाई नहीं की थी, बस उसी पे ऐड ऑन कर लिया था मैंने इस अटैम्प्ट में, PT 365 से पढ़ के, जो मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे और कहीं दिक्कत नहीं थी। हाँ, मैंने डॉक्टर शिविन का पेड मॉड्यूल लिया था उस टाइम पे, एड सारथी था 2023 के अटैम्प्ट में, तो वही मेरा रह गया था, क्योंकि मैंने 2024 में भी पेपर दिया एंड 5 में भी दिया। सो करंट अफेयर्स में जो है ये कहना चाहूँगा कि आप मेजर अपना टाइम जो है स्टैटिक पोर्शंस को डिवोट करें, और अगर आपने PYQs एनालाइज़ किया है तो आप PYQs को बहुत थॉरली पढ़ाई करें। PYQs अगर आप करते हो तो आपका 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टैटिक को आप पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात होती है, तो करंट अफेयर्स में भी जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको हार्डली मार्च एंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 अप्रैल तक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं। तो आप इतने तक ही करंट अफेयर्स रिवाइज करें, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपकी प्रायोरिटी पहले स्टैटिक पेपर्स होने चाहिए। PYQs के जो आपने एनालिसिस किए हैं, उसके ऑप्शंस के जो आपने आंसर्स वैल्यू एडिशंस किए हैं वो होनी चाहिए। फिर आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, उसको आपने थॉरली एनालाइज किया है, सॉल्यूशंस पढ़ा है। अब ये सब जब आप करते हैं, इतना करने के बाद आपके पास थोड़ा समय जो बचता है या टाइम जो बचेगा, आप उसको फिर ब्रीफ जो है करंट अफेयर्स भी कहाँ के पढ़ने हैं, साइंस एंड टेक के करने हैं आपको, फिर आपको इन्वायरमेंट के जो है आपको पढ़ने हैं, फिर उसको आपको जो कुछ मेजर करंट अफेयर्स अगर हो रहा है एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर में वो कर सकते हैं। इकोनॉमी आपकी ट्रेंड पूछ लिया, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पोर्शंस आ गए तो वो कर सकते हैं। एंड पॉलिटी के भी कर सकते हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कुछ हैं, गवर्नर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टैटिक से कवर हो जाएंगे। या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ किए हैं तो आप वो सब देख सकते हैं। हाँ, सो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज जो है जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स में क्या क्या हो सकता है। अगर आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जैसे जो स्टार्टिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में आ जाते हैं, जिसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो सारा चीज़ आपको थॉरली पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट का चैप्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ें। फिर उसके बाद आप उसमें फोकस कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारे चैप्टर्स आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आप सब्सिक्वेंटली जो है उसमें जा सकते हैं जुडिशरी के क्वेश्चंस, या फिर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन सब टॉपिक्स पे पॉलिटी में फोकस कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग वाले जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट जो आता है, शेयर मार्केट, वो सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जाओगे तो एक्सटर्नल मार्केट जो एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, वो सारे क्वेश्चंस यूपीएससी काफ़ी पूछ रही है। अभी डॉलर यूपी का जो वॉलेटिलिटी है, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, इसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काफ़ी सवाल आएंगे।
इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें आपको वो कई बार जो है वो ग्राफ पूछ लेते हैं कि मैपिंग में समर में वो ऊपर चला जाता है, लाइन नीचे आ जाता है, तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर आप जाएंगे तो ओशनोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर आप स्टार्टिंग के फिर जो चैप्टर्स हैं जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ऑल, वो सब चीज़ जो है आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल उससे बहुत सवाल आ रहे हैं, तो आप थॉरली एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाई करें। हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, और फिर मौर्यन, और वो सारे वैदिक को तो आप करें। और एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ आप जो है आर्ट एंड कल्चर को भी अच्छे से पढ़ाई करें। आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, क्योंकि आप एंशिएंट हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे तो वो कंबाइन हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री के आमतौर पे सवाल जो है थोड़े कम आते हैं, तो उस पर आप फोकस कम भी देंगे तो चलेगा, बट एक बार बेसिक कोई भी एनसीईआरटी बुक जो है आप जो आती है उसको आप पढ़ लें। और फिर उसके बाद जो है मैंने वहाँ से विजयनगर किंगडम हो गया, तो वो सारे एरियाज़ जो होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैंने किए ही थे। एंड फिर साइंस एंड टेक के लिए तो मैंने शिविन सर की कोर्स की थी, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो वो मैंने वहाँ से किया था। तो वो जो भी बहुत छोटा मॉड्यूल होता है तो आप पढ़ लोगे आराम से, तो वो काम वहाँ पे हो जाता है। हाँ, इन्वायरमेंट में भी आपको जो है उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। लेजिस्लेशंस का अलग सेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी अलग है, और इकोलॉजी अलग है। तो आपको तीनों को प्रोपोर्शनेटली टाइम देना है, क्योंकि स्पीसीज़ भी यूपीएससी पूछ रही है, लेजिस्लेशन भी यूपीएससी पूछती है। तो आई वुड से कि इन्वायरमेंट में भी आपको सारा टाइम अच्छे से देना है, क्योंकि फॉरेस्ट का भी पेपर प्रीलिम्स के साथ होता है, तो आपको पता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा वो अच्छे से। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप उसमें कुछ छोड़ें, तो आप उसमें सब पे फोकस करें अच्छे तरीके से। पीवाईक्यूज़ को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, अपने जो क्लास नोट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। आप उसके साथ क्या करें कि जो आपको पीवाईक्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या करना है, आपको 2-3 रीडिंग पहले लेनी है बुक की, ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, तब जाके आपको नोट्स बनाना है। आप पीवाईक्यूज़ को भी साथ साथ एनालाइज कर रहे हैं। और क्या करें कि अब और भी जो है टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, अपने पीयर्स का हेल्प ले सकते हैं। फिर मेन पॉइंट्स को ही लिखें उसमें। जैसे पार्लियामेंट का चैप्टर अगर आएगा, तो पार्लियामेंट में आपको स्पीकर पे सवाल आते हैं, तो स्पीकर कब वोट कर सकता है, कब वो कास्टिंग वोट डाल सकता है, कब वो प्रेजेंट रह सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार यूपीएससी के क्वेश्चंस में आ रहे हैं। आप स्पीकर के सारे आंसर्स उसमें इन्फॉर्मेशन मत रखें, आप वही रखें जो इंपॉर्टेंट हैं। फिर स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट से कैसे डिफरेंट है, या डिप्यूटी स्पीकर से कैसे डिफरेंट है, डिप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो आप उस तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा। लक्ष्मीकांत की पूरी आपको फोटोकॉपी नहीं करनी है, बट उसके मेजर पॉइंट्स ही निकालने हैं जो आप भूल रहे हैं, जो आप भूल सकते हैं, जो आपको याद रहने में दिक्कत हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या, जो इम्पॉर्टेंट है, ये एक दिन में नहीं आएगी, ये आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये आपको पीवाईक्यूज़ एनालाइज करने पड़ेंगे, तभी जा कर के आप जो है नोट्स बनाने लगेंगे। अदरवाइज़ आप जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको लगेगा सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन याद कर लेता हूँ, ये भी लाइन याद कर लेता हूँ, तो उससे नहीं बनेगा वो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, सारे पेपर्स में आपको ऐसा ही करना है। सो इट विल टेक योर एक्स्ट्रा एफर्ट, योर हार्ड वर्क, थोड़ा सा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू मेक अ गुड नोट्स। अब नोट्स आप बनाओगे, मैंने जहाँ तक बता रहा हूँ, मैंने प्रीलिम्स के टाइम में ही, क्योंकि मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली मैं मेंस का भी प्रिपरेशन करूँगा, तो मैं प्रीलिम्स के जब नोट्स बनाता था तो कहीं ना कहीं उसमें मेंस के भी कंटेंट डालता था, और मेंस का भी मैं पीवाईक्यू साथ साथ देख रहा था। तो 2 साल तो मैंने उसमें भी स्पेंड किए, 2022 में, 23 में, तो मैंने उसको स्पेंड किया। तो नोट्स मेरे कहीं ना कहीं जो है, इट वाज नॉट प्रॉपर, मैंने मेंस के सिलेबस वाइज बनाया था, बट हाँ इतना बनाया था कि मेरे उसमें पीवाईक्यूज़ जो मेंस के हो रहे थे वो कवर हो रहे थे। तो इट वाज अ बिट ऑफ अ सेग्रीगेटेड, बट यस मेंस के नोट्स भी थोड़े बहुत मैंने प्रीलिम्स में ही इंक्लूड किए थे, ताकि मेरा वहाँ से भी रिवीजन हो जाए। सो एग्जामिनेशन हॉल में मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने इतनी एक्सटेंसिव पेपर सॉल्व कर ली थी, मैंने सॉल्विंग हो गई थी, और मैंने मॉक टेस्ट भी इतने लगा लिए थे, मैं सेंटर्स जा कर के पेपर देता था, तो मुझे इन्वायरमेंट से कोई इशू नहीं था कि बेंच टूटी हुई है, गर्मी लग रहा है, ये सारा चीज़ मैं कस्टम था। तो मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया, एंड आई वॉज़ वेरी काम, आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत अच्छी स्लीप लेके जाएं, नींद लेके जाएं, प्रॉपर हाइड्रेट रहें आप, तो इससे आपको नींद अच्छी आएगी और आप बहुत काम कंपोज रहेंगे। पेपर्स को आपको देखना है, मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं फ़्लिप कर लेता था, क्योंकि आपको 5-10 मिनट पहले पेपर दे देते हैं, मैं उसको फ़्लिप कर लेता था पहले, मैं देख लेता था कि अच्छा पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी हैं, ये हैं, कुछ नहीं भी बन रहे हैं, उसमें आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऐसे देखना है। तो मैं पेपर अटैम्प्ट कैसे करता था, मैं कोशिश करता था पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस करूं,
फिर मैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस करता था, फिर उसके बाद मैं जो है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन साथ में करता था, फिर मैं उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करता था, एंड फिर मैं जो है एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर करता था, एंड फिर लास्ट में जो इसी बीच में कभी मैपिंग के क्वेश्चंस दिख गए तो वहीं पे टिक कर दिया, या आईआर या मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते थे वो लास्ट में करता था, ताकि और मैं इसको 2-3 इटरेशन में पेपर सॉल्व करता था। पहली इटरेशन में क्या करता था, जो 100% मुझे शॉर्ट पता थे वो मैं टिक करता था, उसी समय मैं बबल भर लेता था। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 10 से 12-15 सवाल हो सकता है आपके हो जाएं। सेकेंड राउंड में क्या करता था, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चंस में वहाँ पे फंस रहा हूँ, 2 ऑप्शंस में, एक स्टेटमेंट रिमूव करना है कि नहीं करना है, तो या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में फंस रहा हूँ, सी में फंस रहा हूँ, तो वो फिर मैं अटैम्प्ट करता था, अपनी एनालिटिकल स्किल, लॉजिक, उन सब से करता था। एंड थर्ड में करता था जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, मैं 3 ऑप्शन में फंस गया। एंड एट द लास्ट में वो रखता था जिसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि मुझे अटैम्प्ट कितना करना है, आप एसेस खुद कर पाओगे क्वेश्चन का लेवल कैसा है, टफ़ है, ईजी है, तो आपको उस हिसाब से देखना है। और वो आपको बिफोर हैंड अगर आपने कर रखा है ना टेस्ट में प्रैक्टिस, तभी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाओगे। ऑल ऑफ अ सडन आप जाके वहाँ इम्प्लीमेंट करोगे, पैनिक में आप जाओगे, घबरा जाओगे, आप जो है हो सकता है बबल भी गलत मार्किंग कर जाओ, तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बिगिनर को मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपके मॉक टेस्ट में आम तौर पे 100 के अराउंड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप तब तक टेस्ट लगाते रहें। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना लगाना है। अगर मैं हमेशा फॉरम के सिमुलेटर्स लगाता था और जो है नेक्स्ट आईएएस के अनुभव लगाता था, तो मैं उसको लगाता था। क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते थे तो मैं उसको तो कर ही जाता था, तो लगभग आप समझ लो कि 10 से 12-15 टेस्ट में लगा लेता था। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप बिगनर हो तो आपको जब तक एक्यूरेसी आप 100 मार्क्स के आसपास स्कोर नहीं कर रहे हो टेस्ट में, तब तक आप जो है अपनी एप्टीट्यूड को डेवलप करते रहो। अब मैं मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में बात अगर करूं, तो जैसे कि आपको पता है कि 2022-23 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं प्रीलिम्स के ऊपर फोकस हो गया था 2023 के नवंबर-दिसंबर से, और मैंने होल हार्टेडली प्रीलिम्स को क्लियर किया। अब जैसे ही प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया, प्री और मेंस में सितंबर में मेंस था, तो मेरे पास टाइम कम था, नोट्स भी मेरे उतने अच्छे नहीं बने हुए थे, क्योंकि जो फाउंडेशन के नोट्स थे वही मेरे पास नोट्स रह गए थे। तभी मैंने क्या किया कि मैंने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की कि आईएएस हब की जो है एमके यादव सर की बुकलेट आती है पीवाईक्यूज़ की, टॉपर्स हैंड रिटन, नॉट प्रिंटेड, हैंड रिटन आती है उनकी। मैंने वो बुकलेट GS 1-2-3 की ली। GS 1-2-3 के सारे 2017 से लेकर 2022 के क्वेश्चंस थे। आई होल हार्टेडली रेड दोज आंसर्स। उसमें जो वैल्यू एडिशंस मुझे लगा मैं गूगल करके मैंने उसमें डाला। मेंस 365 से जो मुझे डालना था वो मैंने डाला, और मैं टेस्ट सीरीज़ जो फॉरम MGP की लगाता था उससे भी मैंने उसमें डाला। तो ये मेरे एक कहीं ना कहीं बेस नोट्स बन गए। विजन आईएएस से जो फाउंडेशन के नोट्स थे तो वो तो थे ही, वो मैं पढ़ ही रहा था, और प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैंने आपको बताया कि मैंने नोट्स अच्छे से बनाए थे, तो वो भी कंटेंट मुझे कहीं ना कहीं मिले। तो ये कहीं ना कहीं आप कहोगे कि मैं थोड़ा जो है सेग्रीगेटेड वे में, ऐसे पैचवर्क टाइप में मैंने पढ़ाई की, लेकिन ये पीवाईक्यूज़ को जो मैंने पढ़ा था, दिस वाज द गेम चेंजर फॉर मी। मैंने बहुत थॉरोली इसको पढ़ाई की थी, सारे पीवाईक्यूज़ को मैंने अच्छे से याद किया था, ये मैंने किया था। एंड फिर GS 1 में अगर मैं बात करूं तो सेम यही मैं अप्रोच फॉलो करता था। सोसाइटी में मैंने मैम के नोट्स थे वो मैंने पढ़ाई की, मेंस 365 से फिर मैंने उसको कवर कर लिया। पीवाईक्यूज़ मैंने पढ़ाई की थी तो वहाँ से भी मुझे क्वेश्चंस आ गए। फिर अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री भी सेम मैंने आर्ट एंड कल्चर और जो भी सारी चीज़ें थी पीवाईक्यूज़ से मैंने पढ़ाई की, और मेरे जो बेसिक नोट्स राहुल सेंगर सर के नोट्स थे उसी से मैंने वहाँ से पढ़ाई की। ज्योग्राफी की जहाँ तक मैंने बात की, ज्योग्राफी आप सिंपल जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। PMF IAS की बुक आती है, उस बुक से आप पढ़ेंगे, उसके नोट्स आप निकाल लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। पीवाईक्यूज़ के बुक तो मैं कर ही रहा था साथ ही साथ। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, वो बहुत 1-2 टॉपिक्स ही पूछते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, डीकोलोनाइजेशन पे सवाल आता है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आप पीवाईक्यूज़ को भी जब सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ से आ जाएगा, तो बेसिक आंसर्स आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आई थिंक GS 1 में यही मेजर चंक होता है। सोसाइटी और ज्योग्राफी आपका मेजर पोर्शन होता है। आई थिंक इससे आपको कम से कम जो है 200, 180, 170 नंबर के सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप इस पर प्रॉपर फोकस करें। एंड फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है, आप जो है स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, आपके नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, जो वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होते हैं,
ऑर्गेनाइजेशन के नेम, है ना, फ्रीडम फाइटर्स के नेम, वो सब आप वहाँ से ज़रूर ध्यान रखें। वो एक बार आप प्रीलिम्स के भी नोट्स ज़रूर पढ़ें, मेंस का जब आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, ये तो आप करें ही करें। फिर GS2 की अगर मैं बात करूँ तो GS2 वाज माई फेवरेट पेपर ऑल्सो। तो GS2 में मैंने क्या किया, लक्ष्मीकांत जो पढ़ा है वो तो किया ही किया था। फिर मैंने क्या किया कि PYQs जो है मैं पढ़ ही रहा था, साथ ही साथ मैंने क्या किया कि फोरम IS की जो MGP के टेस्ट होते थे उसको जो है मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया। उसके सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो उसमें आपको हाफ लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी लगेंगे। तो मैंने वो सारे टेस्ट पेपर्स भी अच्छे से पढ़ाई किए थे, अच्छे से उसके पढ़ाई किए थे, मैंने उसको अच्छे से नोट्स मिला, क्योंकि आपके पास कंटेंट इतना हो जाता है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि मैं इस कंटेंट को किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस पर्टिकुलर जगह पे यूज़ कर पाऊँ। ये आपके इंडिविजुअल स्किल पे डिपेंड होगा। आपको नोट्स कंटेंट के पीछे आप कितना भी भागते रहोगे, आपका जो है पेपर जो है में मार्क्स नहीं आएंगे जब तक आप स्किल डेवलप नहीं करोगे। मेरे पास लिमिटेड कंटेंट होने के बाद भी मैं उसी कंटेंट को इतनी इफेक्टिवली यूज़ करूं कि मेरे हर जगह पे वो कंटेंट यूज़ हो पाए। तो मैंने आपको ये बताया कि यही मैंने प्रॉपर जो है GS2 में यूज़ किया था। मेरे PYQs अच्छे से किए थे, मैंने फोरम IS के जो है सारे आंसर्स को अच्छे से पढ़ाई की थी, एंड फिर मैं मेन से 65 देख लेता था कि कुछ नया करंट अफेयर है क्या, कुछ नई चीज़ें हैं क्या। GS3 की मैं बात करूं तो GS3 में प्रॉपर सर की जो बुकलेट थी IS हब वाली PYQs की बुकलेट, वो अच्छे से पढ़ाई की थी। फोरम IS के टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस मैंने ऐड किए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं किया था। ये मैं 2024 की बात बता रहा हूँ। एंड फिर GS4 के लिए मैंने क्या किया था, पीयूष सर का मैंने कोर्स किया था, उनकी इथिक्स की क्लासेस आती थी। मैंने GS3 में और कहीं कुछ पढ़ाई नहीं की थी, प्रॉपर मैंने पीयूष सर की क्लासेस की, उनकी जो पेडागॉजी होती थी पीयूष सर की, मैंने जो है उनको फॉलो किया। पीयूष सर करेंटली अभी सारथी IAS में पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है चाहें तो आप उनको एथिक्स में देख सकते हैं। एंड आई थिंक उनके जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए दिखेंगे मेंस के पेपर में। आप उनको इतनी थॉरली से पढ़ लेंगे तो आई थिंक वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो मेरे मार्क्स 96 आए थे 2024 अटैम्प्ट में, इवन दो मैंने क्लासेस की थी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये इंडिविजुअल स्किल पे डिपेंड करेगा कि आपको टीचर क्या पढ़ाता है, आपको कंटेंट क्या पढ़ाता है, आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो। सो मैं 2024 अटैम्प्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया सर की बातों को, इसलिए मेरे 96 मार्क्स आए। और इस बार 2025 में मेरे 128 मार्क्स आए। मैं फिर से सर का स्टूडेंट रहा, मैंने फिर 2025 में उनकी कोर्सेज़ ली। एंड इस बार जो गलतियां थी सर ने मेरी देखी, और मैंने जो है खुद से जो मिस्टेक्स करी थी मैंने उसको ठीक किया, और मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये मेरे 2024 में हुए थे, तो 24 में हालांकि जैसे मेरे मार्क्स कम थे, तो 25 में कैसे मैंने उसको इम्प्रूव किया। 25 में जो है मैंने क्या किया, ये जो मेरे बेसिक नोट्स थे तो कर ही रहा था, PYQs जो थे वो मैंने पढ़ाई की IS हब वाली। फिर उसके बाद GS 1 2 3 की बात बता रहा हूँ मैं, PYQs जो थे IS हब की वो मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद जो मेरे बेसिक नोट्स थे वो मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेन 665 वो किया, फोरम IS MGP लगाता था, उससे भी सोल्यूशंस मैंने किए। ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या किया मैंने, पारस चित्कारा सर हैं, उनकी खुद की अपनी इंस्टीट्यूट है ThinQ IAS, उनके 1 पेजर नोट्स काफ़ी अच्छे थे, वो थोड़ी बहुत क्लासेस भी ले लेते थे। तो मुझे लगा कि मेरी कुछ गैप्स जो हैं मैं वहाँ से कवर कर लूँगा। उनके नोट्स अच्छे थे, GS1 में भी सोसाइटी ज्योग्राफी सबके नोट्स उन्होंने दे रखे थे, तो मैंने उनके नोट्स अच्छे से रिवाइज़ किए, उनके नोट्स अच्छे से पढ़ाई किए, तो वो भी मैंने ऐड ऑन किया। प्लस मैंने क्या किया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 60 डेज़ का समय था, मैंने एवरीडे आंसर राइटिंग की है, एवरीडे आंसर राइटिंग की है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये बहुत हेक्टिक चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा ये टाइम पीरियड, बट आई रोट एवरी आंसर्स ऑफ द PYQs बिटवीन माई प्रीलिम्स एंड मेंस। तभी मैं कह रहा हूँ कि GS 1 2 3 को आप अगर आंसर राइटिंग कर लो, पढ़ाई कर लो, अगर आप 15 अप्रैल तक कर लोगे, तो मेरे जैसे वीक एरियाज 96 आए थे GS4 में, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम दिया। ऑप्शनल पे भी मेरे मार्क्स ठीक थे, बट मुझे इंप्रूव करना था, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम दिया था। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, कि मैं सुबह 5:30 6 बजे उठता था, 6 बजे से लेकर के मुझे जो भी सब्जेक्ट तो भी टॉपिक पढ़ाई करनी होती थी, मैं 12-1 बजे तक, तो उसको 12 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर आज सपोज़ मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, सोसाइटी पढ़ा, फिर मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाता था, ज्योग्राफी के सोसाइटी के सारे पेपर्स को उठाता था, PYQs के 2-4 15 मार्कर, कुछ 2-3 और कुछ 10 मार्कर्स उठाता था। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप 2 लिखें 3 लिखें वो करें। मैं ब्रेनस्टॉर्म करता था उसको बहुत अच्छे से, समय लेता था, सोचता था इसमें कैसे इंट्रो डाल सकता हूँ, कैसे बॉडी डाल सकता हूँ, कैसा कंक्लूजन डाल सकता हूँ, और फिर मैं आंसर राइटिंग करता था।
एंड फिर मैं इसको चैट जीपीटी से इवेलुएट करवाता था। अब यहाँ पे फिर मैं कॉशन डालना चाहूँगा, चैट जीपीटी को अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करें, आप प्रॉपरली उस पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि चैट जीपीटी हो सकता है आपको मेंटल ब्लॉक कर दे। तो आप जो है जब भी चैट जीपीटी से आंसर्स लेंगे एक बार उसको वेरीफाई करें। मैं उसके बस खाली स्ट्रक्चरिंग के ऊपर ध्यान देता था, मैं उसके जो है कहीं ना कहीं जो है उसमें कितना अच्छा और इंट्रो हो सकता था, क्या कुछ गैप्स है, क्या मैं किसी पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करता था। एग्जाम्पल डेटा अगर कुछ है तो मैं उसको गूगल से क्रॉस वेरीफाई करता था। तो कॉशन के साथ आप जो है चैट जीपीटी या एआई को यूज़ करें, तो ये मैंने किया था। ये फिर मैं आपको बता दिया कि 1-2 बजे के आसपास तक मैं जो है जीएस के आंसर्स लिखता था, फिर ब्रेक लेकर के 2-2:30 बजे से मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता था और सेम एंथ्रो पढ़ता था, और फिर फिर रात में 9-10 बजे एंथ्रो के आंसर्स लिखता था जो टॉपिक पढ़ाई की है। तो ये मेरा एवरी डे रहा है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। आई एम अगेन सेइंग दैट इट इज़ नॉट ईजी टू बी डन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपके अंदर स्टेमिना है, एफर्ट लगा सकते हैं, तो आप ये प्री मेंस के बीच में कर सकते हैं। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आप कितने भी अच्छे रिसोर्स को ले लो, आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, और आपने कितने भी अच्छे कंटेंट को यूज़ कर लिया है, जब तक आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हिट नहीं करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन को फॉलो नहीं करोगे, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, एग्जामिनर आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली पार्ट, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को हिट करने वाली पार्ट, ये आपको डेली आंसर राइटिंग से ही समझ आएगी। डेली आंसर राइटिंग फॉर मी, आई थिंक इट वाज अ बूम फॉर मी। वो मेरे लिए जो है कहीं ना कहीं वरदान हो गया, और ये जो है मेरे लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो गई। तो ये आपको करना है, अगर आप कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब टॉपर्स की, सब रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मेरे लिए वर्क कर गया, आई हैव टोल्ड यू। एंड दूसरी बात, चैट जीपीटी को भी जब आप यूज़ करें तो प्रॉम्प्ट्स जो है मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ कि प्लीज़ इवैल्यूएट माय आंसर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी स्टाइल। इट इज़ अ 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर क्वेश्चन। अगर ऑप्शनल है तो आप उसमें ऐड करेंगे, इट्स अ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल या जो भी ऑप्शनल है। एंड इवैल्यूएट माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हैव आई मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स। तो स्ट्रेंथ्स में आपको वो 4 पॉइंट्स बताएगा, वीकनेसेस में आपको वो 4 पॉइंट्स बताएगा। आप वो वीकनेस को ध्यान देखें। अब आप यहाँ पे विवेक का यूज़ करें कि देखें कि क्या ये वीकनेस जो बता रहा है एक्चुअल में ये होने वाला है कि नहीं है, उसको भी ध्यान रखें। फिर आपको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन होगा, माइक्रो आपके में आंसर्स में इवोल्यूशन होगा। आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको वो सीखना ही सीखना है वहाँ पे। आप ये सब जब यहाँ पे कर लेंगे तो आपके आंसर्स में इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं टॉपर्स के कॉपीज़ भी देखता था। 2021 में कॉपी देखी, 2022 में कॉपी देखी, 23 में कॉपी देखी, तो कॉपीज़ तो देख रहा था। तो आप ये मत समझें कि मैं ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे चला गया। तो मेरी लॉन्ग जर्नी रही है, तो मेरे वो भी कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में वो बेस था, वो बिल्डअप होता जा रहा था। तभी मैं अपने विवेक से, अपने कौशल से मैं चैट जीपीटी यूज़ कर पा रहा था। क्या ये जो बात बता रहा है तो ये सही भी है या नहीं है। और दूसरी बात, चैट जीपीटी जब आपके डेटा को वो अपने में फीड करता है, तो आप हफ्ते दिन 10 दिन के बाद आप उससे पूछें कि मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, मेरे पहले के आंसर्स कैसे हुआ करते थे, अभी के आंसर्स कैसे हुआ करते हैं। तो आप उससे ये भी ट्रैक करवा सकते हैं कि मेरी इम्प्रूवमेंट्स कितनी हुई हैं। अब तो प्रो वर्जन्स भी आ गए हैं, तो आप उससे और अच्छे तरीके से अपलोड कर सकते हो, अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ एआई, बट यू हैव टू हैव अ वेरी कॉशन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपका वो ब्रेन फॉग ना हो, आप जो है पूर्ली डिपेंडेंट ना हो जाए उसके ऊपर। तो मैं मेंस टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो GS 1, 2, 3 के लिए जो है मैं फोरम IS का MGP का टेस्ट सीरीज़ लगाता था। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सकते हैं तो आप मार्केट से भी ये सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है होती हैं, आप इसको वहाँ पे ले सकते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो आप जो इसको चैट जीपीटी से इवैल्यूएट करवा सकते हैं। हालांकि मैंने कभी चैट जीपीटी से नहीं करवाया, तो आप उसका देख सकते हैं कि वो कैसे उसको इवैल्यूएट करके दे सकता है। वरना बहुत सारे आपको जो है फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, फ्री में भी आपको इवैल्यूएट हो जाते हैं। बट आई बिलीव दैट कि मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन द टेस्ट सीरीज़, बट द फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने वीक एरियाज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सारे कंटेंट, आंसर राइटिंग, अच्छे मटेरियल्स, ये सारी एक जगह पे हैं। अगर आप जो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, चाहे आपके पास कितने भी अच्छे कंटेंट क्यों ना हो, एग्जामिनर आपको मार्क्स कभी नहीं देगा। मेरी हमेशा ये अप्रोच रहती थी, सवाल की लैंग्वेज में जो पूछा गया है मैं वही लिखता था, वही बार बार डिमांड को हर एक लाइन में हिट करता था। इवन दो मेरी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए,
मेरे पास मुझे जानने के लिए बहुत अच्छे कंटेंट है, मैं लिख के आ जाऊँगा, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं देगा। अगर मेरी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है किसी क्वेश्चन में, लेकिन मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मीट कर रहा हूँ, तो एग्जामिनर मुझे रिवॉर्ड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को जो पूछा है वही बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है। मैं ये बात बताऊँगा कि पेपर को कंप्लीट करना एंड टू एंड, हर सारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस में भी एथिक्स बहुत चैलेंजिंग पेपर होता है, उसमें आपको 64 पेजेस के आसपास आपको भरना होगा, ऑप्शनल में भी आपको करना पड़ेगा। तो पेपर कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर आप जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बाउंसर हैं, आप पहले जो आ रहे हैं उसको पहले अच्छे से लिखें, और जो नहीं आ रहे हैं उसको आप बाद में कुछ कुछ सोच करके लिखें। और आप कैसे पेपर टाइम पे कंप्लीट करोगे, आप जब डेली आंसर राइटिंग करोगे ना, आप एक टाइम पीरियड फिक्स करोगे धीरे धीरे कि 6 मिनट 7 मिनट में करना है। आप कैसे टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो? 2 तरीके से टाइम पे पेपर कंप्लीट होता है। एक तो आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है, तो ब्रेन में आपके थॉट्स चल रहे हैं स्पीड में, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, तो आपका हैंड जो है और ब्रेन में जो ये कोऑर्डिनेशन है ना, वो बहुत बेहतर होगा। तो ये तभी हो सकता है। आप लेट कब करते हैं लिखने में? जब आपका वो वहाँ पे कहीं ना कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अगर ब्रेन में आपके स्पीडली आप कंटेंट कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत कर रखी है, आप क्वेश्चन देखोगे, आपको 5 सेकंड के अंदर में डिमांड समझ में आएगा, आप आंसर्स लिख दोगे। तो ये तभी आएगी आप जब थोरो प्रैक्टिस करोगे, इमेंस प्रैक्टिस करोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान रखना है, कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि 20 नंबर का सवाल, पिछले बार ट्विस्टर का सवाल आ गया, बहुत लोगों को नहीं पता था ट्विस्टर क्या है, तो इस बार भी जैसे एंथ्रो था, पुरुम किनशिप आ गया, या कुछ और पेपर में बहुत सारा टफ सवाल आ गया। आपको पहली बात काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है। रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS IPS ऑफिसर, तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड कॉन्फिडेंट इन केस ऑफ एनी अनफोर्सिन सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन का ध्यान रखना है। आपको 250 में से अगर आपको 220 नंबर के सवाल आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, आप उसको लिखो। 30 नंबर के सवाल आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को लिख दो, एग्जाम आपको उसको कुछ ना कुछ मार्क्स तो देगा ही देगा। मेरी हमेशा से यही फिलॉसफी रही है। मैं ये कहूँगा कि आंसर राइटिंग आप उस समय से करना स्टार्ट करें जब आपको लगे कि आपने एक एम्पल अमाउंट ऑफ जो है टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आप जब PYQs को देखें और जब टॉपर्स के आंसर्स को देखें, तब आपको ये लगे कि ये सब आंसर्स तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे ये सब समझ में आ रहा है, तब से आप डेली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 महीने में करना स्टार्ट कर दो, आप स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर दो। जब आपको ये लगे कि जब PYQs को आप देखो, आपको कंटेंट दिमाग में आने लग गया, आप जब टॉपर्स के आंसर्स देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये सब आंसर्स तो मैं भी लिख सकता हूँ, तब से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। और ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आई बिलीव मी, अगर कोई 1 साल तक भी 2 आंसर्स लिखता है और उस पर इम्प्रूवमेंट करता है ना, देयर विल बी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन द आंसर राइटिंग क्वालिटी। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी डन, बिकॉज आप उतना ज़्यादा जो है डेडिकेटेड एफर्ट लगाओगे नहीं लगाओगे, बहुत सारे आपके साथ एन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आपको प्ले करेंगे। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से आप उसको शेड्यूल प्लान करो। बट आई विल रिकमेंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग कर लेते हैं अगर आप, तो इट विल हेल्प यू ए लॉट। आपके मार्क्स में बहुत ह्यूज जंप होगा। मैं आमतौर पे GS 1 2 3 में क्या करता था कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 करता था, फिर 1 से लेकर 10 करता था। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी रैंक और एक अच्छी सर्विस चाहिए, तो हमेशा कहा जाता है कि ट्रिनिटी होनी चाहिए, essay में, एथिक्स में और ऑप्शनल में। तो मैंने ये 3 चीज़ों पे ध्यान दिया। तो एथिक्स में जैसे मेरे 96 मार्क्स आए थे, तो मैंने कैसे इम्प्रूवमेंट किया। मैं पिछले साल भी पीयूष सर के साथ था, बट हाँ, पीयूष सर की कुछ बातें थी, फीडबैक थी, वो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे को ऑप्शनल भी देखना था और भी पेपर्स देखने थे। बट दिस टाइम व्हाट आई डिड, मैं पीयूष सर के साथ रहा, उनके जो पेडागॉगी थी मैंने उसको फुल्ली फोकस करके उनके कंटेंट को मैंने रिवाइज़ किया, उनके कंटेंट को अच्छे से पढ़ाई की। उनके जो टेस्ट होते हैं सेक्शन A के और सेक्शन B के टेस्ट जो होते हैं, वो मैंने अच्छे से किया, उनके क्लास अटेंड की, उनके कंटेंट मैंने अच्छे से पढ़ाई की। और उनके जो 2 टेस्ट होते हैं, वो फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं 2, फिर 2 टेस्ट फुल लेंथ जो थे वो मैंने अच्छे से दिया। और सर ने फिर मेरी खुद से कॉपी चेक करी, तब मुझे बताया कि मेरे ये मिस्टेक्स थे कि मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मिस कर रहा था, इस जगह पे इस तरीके से आंसर्स को इंट्रो करना चाहिए, कंक्लूजन करना चाहिए। फिर मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया। डेली आंसर राइटिंग तो मैं करता ही था, वो इनकॉर्पोरेट किया खुद के आंसर्स में, और फिर मैं लिखा। और फिर ये भी बताना चाह रहा हूँ, ऐसे एथिक्स में मैंने क्या किया कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे बहुत सारे। तो शॉर्ट नोट्स में क्या, नए नए एग्जाम्पल्स, सर आपको हिंदू से एग्जाम्पल्स दे देते हैं, अच्छे कीवर्ड्स दे देते हैं, अच्छे आपको फ्रेजेस दे देते हैं, सपोज मार्क्स ओवर मोरालिटी, कैरियर ओवर कैरेक्टर, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हिंदू में चल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में चल रहे हैं, करंट एग्जाम्पल,
मैं घिसे पिटे एग्जाम्पल्स नहीं लिखता था जो पुराने हैं, ओल्ड हैं। नए नए एग्जाम्पल्स लिखोगे, एग्जामिनर को भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपके पेपर को सॉल्व करने में। तो ये काम वहाँ से मैं एथिक्स में प्रॉपर करता था। और जहाँ तक बात रही एसए की बात बताऊँ, एसए में मेरे 77 मार्क्स आए थे लास्ट टाइम। इस टाइम वो थोड़े इम्प्रूव हुए, 17 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट था, 94 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हो गया था। एसए में मैं क्या गलती करता था कि मैं पहली बात तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और दूसरी बात मैंने क्या किया कि मैं जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू टॉपिक को समझाता था। तो ये गलती थी। आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स से ऐसे को समझाना है। तो मैंने ऐसे के लिए जवाद काजी सर हैं, सिविल्स कैटलिस्ट में, पुणे बेस्ड टीचर हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनका फीडबैक दिया था, तो मैंने उनका कोर्स लिया था एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर मी। तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, ऐसे अगर आपके लिए फियर फैक्टर है। जहाँ तक बात है ऐसे में मैंने क्या किया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। सर से मैं कांटेक्ट में रहता था, सर की जो स्ट्रक्चर थी आंसर राइटिंग करने की, वो स्ट्रक्चर सीख ली। आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं, चैलेंजेस डालने हैं, सॉल्यूशंस डालना है और एक मैसेज देना है। जो भी तरीका सर ने बताया था मैंने उसको फॉलो किया, और फिर उसके बाद मैंने उसमें एग्जाम्पल्स भी नए नए डाले और यूनिक डाले, जो सर की पेडागॉगी होती थी। पहले पुराने एग्जाम्पल्स डालते थे, तो न्यू एग्जाम्पल्स, न्यू पेडागॉगी और डायमेंशंस हैं एग्जाम्पल्स में, इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल, इंडिविजुअल के एग्जाम्पल्स, कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल, इस तरीके से एग्जाम्पल्स मैंने दिए कि वैरायटी भी रहे मेरे पेपर में। तो ये काम मैंने उसमें किया था। और एक और बात बता रहा हूँ कि GS 1, 2, 3 में भी मैंने वैल्यू एडिशन के नाम पे डेटा जो आती है, शून्य IS की डेटा बुक आती है, फैक्ट्स एंड डेटा, उसको भी मैंने इस बार बहुत थरोली पढ़ाई की थी। तो वो भी डेटा कहीं ना कहीं मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा था अपने पेपर्स में। मैं फाइनल मैसेज ये देना चाह रहा हूँ मेंस को प्रिपरेशन को लेकर के कि देखिए, सबकी मेहनत, सबकी प्रिपरेशन जो है कई अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे मेरे पास 4 साल 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट था, मैंने कुछ ना कुछ पढ़ाई की थी, मेरे कुछ नोट्स बने हुए थे, कुछ नहीं बने हुए थे, कुछ सेग्रीगेटेड थे, तो वो सारी चीज़ें चली रही थी। बट मैं ये कहूँगा कि मेरी एक बेस बन गई थी। उस बेस के ऊपर मैंने PYQs के आंसर्स को, सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ा, जिससे मैं स्ट्रक्चर सीखा, कहाँ मुझे डेटा कोट करना है, कहाँ मुझे अच्छे से कोटेशन यूज़ करना है और कहाँ मुझे एग्जाम्पल्स डालें, वो भी मैंने सीखा टॉपर्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। एंड फिर मैंने उसके ऊपर जो है अपनी शून्य वाली आंसर्स थी वो किया, और मैं डेली आंसर राइटिंग जो कर रहा था उससे भी कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन मिला। एक बात और मैं बताऊंगा कि जब एग्ज़ाम्स आपके क्लोज़र होते हैं, जब 3-4 दिन लगातार आप पेपर देते हो, तो मैं उसमें क्या करता था, 2-4 पेज के कुछ छोटे छोटे नोट्स बना लेता था, जो मुझे लगते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, या ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल जाऊँगा या बार बार एग्ज़ाम हॉल से पहले मुझे रिवाइज़ करना है। तो वो 4-5 पेज के ही होते थे, पूरे नहीं होते थे। सो अगर आपके पास जो है नोट्स सेग्रीगेटेड है, नोट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बने हैं सिलेबस वाइज, तो आप जो है, ये स्ट्रैटेजी है जो मुझे फॉलो हो गई थी। लेकिन मैं सबको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ये पूरा PYQs ही पढ़ने लग जाएं और ऐसा करने लग जाएं। ये आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पर डिपेंड करेगा। मेरे पास ये एप्टीट्यूड, मेरे पास ये स्किल थी कि मैं उससे वो सीख सकता था और इसको इम्प्लीमेंट कर सकता था और मुझे रिजल्ट्स मिले। ये आप अपने कौशल पे करें, और मैं ये सलाह दूंगा कि आप सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें, और PYQs और ये सारी चीज़ें जो बताई इसको आप कॉम्प्लीमेंट करें अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज़ ये PYQs वाला भी अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, बट ये आपके स्ट्रेंथ वीकनेस पे डिपेंड होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम मेरे 907 मार्क्स थे और 73 मार्क्स जो है मेरे मेंस में इंप्रूव हुए। 756 से 829 मार्क्स मेरे हो गए, और एंथ्रोपोलॉजी मेरे ह्यूज मार्क्स जंप हुए, 272 मार्क्स थे, जो भी लास्ट टाइम अच्छे मार्क्स थे। अभी मेरे 316 मार्क्स हो गए हैं। 44 मार्क्स का जंप जो है मेरे एंथ्रोपोलॉजी में हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अब बात रही पर्सनालिटी टेस्ट की, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे 2024 के अटैम्प्ट में 151 मार्क्स आए थे। वो इसलिए आए थे कि 2-3 रीज़न्स थे। पहली बात तो मैंने अपने डैफ के ऊपर अच्छे से स्टडी नहीं किया था। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, डेली प्रैक्टिस करनी जो होती है अपने पीयर्स के साथ, वो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं इधर उधर ही बहुत ज़्यादा रह गया, तो ये मेरे साथ इशू हो गया। इस बार मैंने क्या किया, राइट आफ्टर माई मेंस इन अगस्त मेरे कुछ पीयर्स बन गए थे, 5-6 पीयर्स बन गए थे। मैं उनके साथ डेली जो है आंसर्स जो है करता था, न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस जो आते थे वो करता था, और मैं उनके साथ क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब करते ही रहता था। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया मैंने। और फिर आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ें, आप उसको कोशिश करें कि 1.5 से 2 मिनट में आप उसको समराइज़ कर लें। ये मैं जितनी हो सकता था अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता था, फिर AI को डालता था, बोथ एडिटोरियल और अपने वीडियो। AI फिर मुझे जो है
हेल्प करता था कि आपने कितना अच्छा किया, कितना गलत किया, ये काम मैं करता था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अपने जो भी मॉक होते थे, मॉक इंटरव्यूज़ को मैं एनालाइज़ करता था अच्छे से। उसके बाद क्या करता था, मैं देखता था कि ये आंसर्स और अच्छे से कैसे दे सकता हूँ। आप अपने मेंटर्स के साथ बैठ जाएँ, आपको बहुत जगह इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, उनके साथ बैठ जाएँ और बेहतर आंसर्स कैसे दे सकते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देंगे, आपका मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अपने पीयर्स के साथ रहें, बहुत सारे अच्छे से अपने डैफ के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जितना हो सकता है आप क्वेश्चंस करें। मैंने 400-500 क्वेश्चंस मैंने बोला होगा, मैंने उस पर आंसर्स बिल्ड किए होंगे एंड दैट्स हाउ आई इम्प्रूव। मॉक का फीडबैक जो है मैं कभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, वो कभी भी कुछ भी पूछ लेते थे। मैं यही फोकस करता था कि मैं स्माइलिंग फेस के साथ जा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आंसर जो दे रहा हूँ क्या उसमें वैल्यू एडिशन है, क्या कितना कंटेंट है। और किसी एक अच्छे मेंटोर के साथ आप जो है जुड़ सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में, जहां आपको लगता है जेन्युइन फीडबैक मिलता है। मैं बता देता हूं कि मैं किन किन टीचर्स के साथ जुड़ा हुआ था पर्सनालिटी टेस्ट में। मेंटर एड में उत्कर्ष शुक्ला सर हैं, ये स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कराते हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ था। शुभम अग्रवाल सर हैं विद्यापीठ IAS में, ये भी स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करवाते हैं। महेश भागवत सर हैं, ही इज़ एन IPS ऑफिसर, ही इज़ एन ADGP ऑफ तेलंगाना, इनके भी आप जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एंड फिर उसके बाद जो है बहुत सारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, वो कम्युनिटी के लिए जो है अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल है जो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अनिकेत रंजन _AIF48, वहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ और जो भी तरीके होंगे वो मैं शेयर करूँगा, स्पेशली फॉर एंथ्रोपोलॉजी, आप वहाँ से देख सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC सिविल सर्विसेज जर्नी। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके जो वीडियोस होते हैं टॉपर्स के, रॉ एंड रियल वीडियोस जो होते हैं, जहाँ पे टॉपर्स अपनी जो है जेन्युइन तरीके बताते हैं, तो इससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। मैं राइट फ्रॉम द शुभम कुमार सर, फिर बहुत सारे टॉपर्स आए थे, मैंने ऑप्शनल के लिए भी जो है काफ़ी टॉपर्स की जो है यहाँ से मैंने स्ट्रैटेजी ली थी, और DKT हैज़ बीन फेनोमिनल, और यहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली नॉलेज ट्रैक।